आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे सफर पर चलेंगे जिसने वहां के समाज को पूरी तरह से बदल दिया। और दिलचस्प बात यह है कि हम इस कहानी को उन स्टडी मटेरियल्स से समझ रहे हैं जिनसे आज भारत के भविष्य के लीडर्स को ट्रेन किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है। देखिए, हमारी कहानी अतीत से नहीं बल्कि आज से शुरू होती है। ये चार्ट भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक सिविल सर्विसेज एग्जाम का है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को दिया गया है। तो सवाल उठता है कि देश के भविष्य के प्रशासकों के लिए ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। और यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। आखिर भारत के भविष्य के एडमिनिस्ट्रेटर्स को सामाजिक बदलाव की कौन सी कहानी सिखाई जा रही है, और ये कहानी हमारी राष्ट्रीय पहचान के बारे में क्या बताती है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को समझना शुरू करते हैं। हम उस स्रोत सामग्री में गहराई से उतरेंगे जो इस ऐतिहासिक बदलाव की नींव रखती है। हम एक बहुत ही नाटकीय बदलाव के दौर की बात कर रहे हैं। ये सफर है प्रारंभिक वैदिक समाज से उत्तर वैदिक समाज तक का। और ये सिर्फ समय का बदलाव नहीं था, बल्कि जीने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव था। किसी भी बदलाव को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो चलिए पहले देखते हैं कि प्रारंभिक वैदिक समाज आखिर था कैसा। तो ये है ऋग्वैदिक काल की एक झलक। समाज में ऊंच नीच कर्म या पेशे पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। अर्थव्यवस्था पशुओं पर टिकी थी और महिलाओं का समाज में काफी ऊंचा दर्जा था। ये एक तरह की गतिशील और घुमंतु संस्कृति थी जो बहुत जल्द बदलने वाली थी। तो फिर उस लचीले समाज का हुआ क्या? अब हम उस बड़े बदलाव को देखेंगे, एक ऐसे परिवर्तन को जिसने हर चीज को मौलिक रूप से बदल कर रख दिया। और इस पूरे बदलाव का कारण थी एक अकेली टेक्नोलॉजी, लोहे की खोज। जी हाँ, सिर्फ एक धातु ने पूरे समाज की दिशा बदल दी। यहाँ हम सबसे बड़े बदलावों में से एक देखते हैं। जो समाज पहले कर्म पर आधारित और लचीला था, अब वहाँ एक कठोर वर्ण व्यवस्था ने जन्म ले लिया था। यानी सामाजिक स्थिति अब जन्म से तय होने लगी थी। और ये शायद सबसे अहम सामाजिक बदलावों में से एक है, महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट। जो अधिकार और सम्मान उन्हें पहले हासिल था, वो अब उनसे धीरे धीरे छीना जा रहा था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक मॉडल ही पलट गया। जो अर्थव्यवस्था पहले जानवरों को चराने पर आधारित थी, वो अब जमीन पर खेती करने पर टिक गई। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। ये स्लाइड दिखाती है कि ये सब हुआ कैसे। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट था। लोहे के औजारों से जंगल साफ हुए, जिससे खेती बढ़ी। खेती से पहली बार जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हुआ और इसी सरप्लस से टैक्स सिस्टम और शहरों का उदय हुआ। अब ये शब्द देखिए, संगृहित्री। ये सिर्फ एक अधिकारी का पद नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। स्वैच्छिक उपहारों की जगह अब एक औपचारिक टैक्स सिस्टम ने ले ली थी, जो एक संगठित राज्य के बनने का साफ संकेत था। लेकिन बदलाव की ये कहानी सिर्फ वैदिक काल तक ही सीमित नहीं है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये पैटर्न समय की गूंज बनकर भारतीय इतिहास में बार बार सुनाई देता है। बदलाव की ये प्रक्रिया कभी रुकी नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि सदियों बाद भाषा के विकास में भी वही पैटर्न दिखता है। जैसे समाज बदलता है, वैसे ही उसकी भाषा और साहित्य भी नया रूप ले लेते हैं। स्रोत सामग्री की ये लाइन इस मूल विचार को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है कि भारतीय संस्कृति की पहचान किसी एक जगह रुके रहने में नहीं, बल्कि लगातार नई चीजों को अपनाने और खुद को बदलते रहने में है। एक गतिशील, विकसित होती विरासत का ये सिलसिला आज भी जारी है। इसे बचाने का काम पुरानी परंपराएं भी कर रही हैं और आधुनिक तकनीक भी। तो इस पूरी कहानी को समेटते हुए हम जीवंत विरासत के सच तक पहुंचते हैं। इस महान परिवर्तन से हमें असल में क्या सीखना चाहिए? और यही केंद्रीय निष्कर्ष है कि भारत की जीवंत विरासत किसी स्थिर परंपरा का नाम नहीं, बल्कि निरंतर विकास का नाम है। यहाँ बदलाव ही सबसे स्थायी परंपरा रही है। ये अविश्वसनीय स्थल, एलोरा के मंदिर, इसी जीवंत विरासत के विचार का प्रतीक हैं। इन्हें सचमुच धरती से तराशा गया है और पीढ़ियों से आकार दिया गया है। ये निरंतरता और परिवर्तन दोनों का जीता जागता उदाहरण है। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
अगर गहरा बदलाव ही भारत की सबसे स्थायी परंपरा है, तो हम आज कौन सी विरासत बना रहे हैं? हमारे आज के काम कल की किस परंपरा को जन्म देंगे?